टाइम मैनेजमेंट की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पता है क्या है? नो। नो, आपको नो बोलना आना चाहिए। अगर आप नो नहीं बोल पाओगे तो मैं आपको बता दूं, आपका टाइम और आपकी एनर्जी वेस्ट होती रहेगी और आप प्रॉपर तरीके से अपने टाइम को यूज नहीं कर पाओगे और आपका जो सबसे बड़ा मेंढक है आप उसे कभी नहीं निगल पाओगे। मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये छोटे छोटे जो वर्क होते हैं ना, ये आपके आगे पीछे मंडराता है। आपको क्या लगता है, अरे 5 मिनट का तो काम है, चलिए यार कर लेते हैं। अरे 10 मिनट का काम है तो चलो यार कर लेते हैं। ये 5 मिनट 10 मिनट का काम आपका क्या करता है, पूरा सुबह से लेकर शाम तक का टाइम ले लेता है। और जब मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो आपका है उस समय आप थक जाते हो, एनर्जी आपकी कम हो जाती है और फिर बोलते हो अब चलिए यार कल देख लेंगे। और कल जैसे आप दफ्तर में आते हो, ऑफिस में आते हो, तो पहले से 5 मिनट का काम, 2 मिनट का काम, 3 मिनट का काम, 1 मिनट का काम आपका इंतजार कर रहा होता है दीमक की तरह। आप फिर उस काम को करते, चले छोटा सा काम है देख लेते हैं। ऐसे करते करते आप क्या करते हो, अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम छोड़ देते हो। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि टाइम कम होने की वजह से आप अपने ऑफिस के टारगेट्स पूरा नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से आपको ना तो इंसेंटिव्स मिलता है और ना ही प्रमोशन, अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम कम होने की वजह से आप ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम कम होने की वजह से आप अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से आपकी जो फैमिली वाली जो रिलेशनशिप है वो कमज़ोर होती जा रही है, तो मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं जो वो हर चीज़ को मैनेज कर पाते हैं। वे अपने बिजनेस पर भी ध्यान दे पाते हैं, वे अपने फैमिली पर भी ध्यान दे पाते हैं, वे अपने हेल्थ एंड फिटनेस पर भी ध्यान दे पाते हैं और लाइफ को जीते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं जो वो अपना मन चाहा रिजल्ट पाते हैं। वो अपनी फैमिली को भी सही तरीके से टाइम दे पाते हैं, अपना बिजनेस भी बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाते हैं और अपने हेल्थ एंड फिटनेस पर भी ध्यान दे पाते हैं। मैं आपको बता दूं, इसका आंसर पता क्या आएगा कि वे लोग जानते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। उन्हें पता होता है कि कौन सा काम कब करना चाहिए और कौन से काम को छोड़ना चाहिए। वो जानते हैं रूल ऑफ एलिमिनेशन क्या है, वो जानते हैं कि वर्क को कैटेगराइज कैसे किया जाता है, वो जानते हैं कि 80-20 का रूल्स फॉलो करके किस तरीके से टाइम को मैनेज किया जाता है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम किस तरीके से किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट सीखना, तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए मैंने टाइम मैनेजमेंट सीरीज स्टार्ट किया है। इस सीरीज में मैं हेल्प लूंगा ब्रायन ट्रेसी सर की बुक ईट दैट फ्रॉग की मदद से। ये बुक ऐसी जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक्स में से एक है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। इस बुक में ब्रायन ट्रेसी सर ने 21 स्टेप्स बताए हैं टाइम को मैनेज करने का। रियली अगर इन 21 स्टेप्स को हम लोगों ने 1 बाय 1 करके समझ लिया तो मैं आपको बता दूं, जबरदस्त रिजल्ट आएगा और कम समय में ज्यादा काम करके हम अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बेहतर बना सकते हैं। आज की इस वीडियो मतलब पार्ट 1 में मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा और आगे की जो आने वाली 3 वीडियोस है उसमें मैं आपको आगे के पॉइंट्स बताऊंगा, मतलब आगे के स्टेप्स बताऊंगा। पूरी वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर माइंड में कोई सवाल आए, कोई क्वेश्चन आए तो मुझसे आप कमेंट करके जरूर पूछिए। सबसे पहले आप समझिए, ईट दैट फ्रॉग का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले करना। ठीक है, वहां पे फ्रॉग वर्ड का यूज किया गया। फ्रॉग मतलब क्या होता है, मेंढक। आपके सामने खाना जब आता है, भोजन जब आता है, तो आप बहुत सोच समझ के खाते हो। भोजन में थोड़ी सी भी गंदगी दिखती है आप उसको साइड कर देते हो। मेंढक अपने आप में बहुत ही गंदा सा दिखता है, भद्दा सा दिखता है। ठीक है, तो यहां पे ब्रायन ट्रेसी सर क्या बोलते हैं कि आप सबसे इंपॉर्टेंट वर्क को मेंढक समझ लो और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क को सबसे पहले कर लो। ठीक है, तो ईट दैट फ्रॉग बुक का मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले करना। अब इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए सबसे पहले उन्होंने 21 स्टेप्स दिए। तो चलिए 1 बाय 1 करके मैं आपको सारे स्टेप्स समझाने की कोशिश करता हूं। 5 स्टेप्स आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। स्टेप नंबर 1, सेट योर गोल। गोल आपको सेट करना है। देखिए, आपको जब तक यह नहीं पता होगा कि करना क्या है तो कैसे करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गोल सेट करना है। गोल मतलब आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। ठीक है,
आप कैसे अपना गोल सेट करोगे मैं यहां पर ब्रीफली आपको बताता हूं। आप थोड़ा सा अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए कि आप चाहते क्या हो, ठीक है, चाहते क्या हो। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप यहां पर हेल्प ले लो, अपने मेंटोर से, अपने बॉस से, अपने कॉलीग से, अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से आप हेल्प ले सकते हो कि वो मदद करे आपको गोल सेटिंग में। अब आपको यह समझ में आ गया कि आप चाहते क्या हो, तो आप एक डेडलाइन फिक्स करो कि भाई मैं 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर या 5 साल के अंदर यह चीज हासिल करना चाहता हूं, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो, कितने दिन में चाहते हो, ठीक है। आप क्या करो, आप इसको पेपर में लिख लो, पेपर में लिख लो। कहां यह जाता है कि आपका गोल अगर पेपर में लिखा हुआ नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बातें हैं, गप्पेबाजी है। एक रिसर्च के मुताबिक ओनली 3% जो लोग होते हैं वो अपने गोल को पेपर में लिखते हैं, बाकी 97% लोग जो है हवा हवा में बातें करते हैं। आप किसी से पूछिएगा भाई इस साल तुमको क्या करना है, तो बोलेगा हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो उससे बोलना देखा पेपर में लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपना गोल सेट करना है, डेडलाइन फिक्स करना है और उसको आपको पेपर में मेंशन कर देना है, क्योंकि पेपर में आपने अगर लिखा तो इसका मतलब यह है कि अब आपका गोल जो है वो धरती पर आ चुका है। अब समझिए स्टेप नंबर 2, आपको प्लानिंग करना है। प्लानिंग कैसे करेंगे, आपको लिस्ट बनाना है, 4 लिस्ट आपको बनाने हैं, 4 लिस्ट। नंबर 1, एक आप बनाइए मास्टर लिस्ट, मतलब सबसे जो पहले आप लिस्ट बनाओगे मास्टर लिस्ट उसे कहा जाएगा। मास्टर लिस्ट में आपको क्या करना है, आपने जो गोल सेट किया है उस गोल को पाने के लिए आपको क्या क्या करना है अपने मास्टर लिस्ट में लिख दो। आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या है मास्टर लिस्ट में लिख दो। आपको क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं मास्टर लिस्ट में लिख दो, ठीक है। जितना अभी पता उतना लिख दो, भविष्य में जैसे जैसे पता चलते जाएगा आप मास्टर लिस्ट में उसको लिखते रहना, ठीक है। तो मास्टर लिस्ट आप समझ लो, मास्टर लिस्ट क्या हो गया, आपने बना लिया। अब मास्टर लिस्ट को आप समझ लो एक गोडाउन की तरह है, ठीक है। अब मास्टर लिस्ट जैसे ही आप बना लोगे फिर आपको एक मंथली प्लानिंग लिस्ट बनाना है, फिर आपको एक वीकली प्लानिंग लिस्ट बनाना है और फिर डेली प्लानिंग लिस्ट बनाना है। देखिए समझिए इस बात को जरा ध्यान से। आपने मास्टर लिस्ट बनाया, मास्टर लिस्ट में आपने सारे काम को मेंशन कर दिया जितना आपको पता था, और जैसे जैसे भविष्य में आपको पता चलते जाएगा आप उसको मेंशन करते जाओगे कि मैं अपने गोल को पाने के लिए सारे काम को करूंगा, ठीक है। अब उस लिस्ट में से, मतलब मास्टर लिस्ट में से कुछ काम को निकालो कि भाई इस महीने मेरे को इतना काम पूरा करना है। मान लीजिए 100 काम आपके मास्टर लिस्ट में है, तो 100 में से क्या करो भाई 4 काम निकाल लो, 5 काम निकाल लो, 2 काम निकाल लो, 10 काम निकाल लो, उसको मंथली लिस्ट में डाल दो। अब मंथली लिस्ट में आ गया कि भाई इतने काम मेरे को करना है मंथली लिस्ट में, ठीक है। अब 1 महीने का काम आपने लिख लिया अपने मंथली लिस्ट में। अब क्या करो, मंथली लिस्ट से काम को निकाल के वीकली लिस्ट में डाल दो कि भाई एक हफ्ते में मुझे इतना काम पूरा करना है, ठीक है। आपने 2 काम 3 काम 4 काम ले लिया कि भाई इस हफ्ते मुझे इतना काम पूरा करना है, ठीक है। अब आपको बनाना है डेली वर्क लिस्ट, डेली का प्लानिंग, ठीक है, कि मुझे आज ये काम करना है, जिसको आप टू डू लिस्ट कहते हैं, ठीक है। टू डू लिस्ट आप कहते हो। तो आपने क्या किया, अपना प्लानिंग कर लिया। अब देखिए अगर आप प्लानिंग कर लेते हो ना इस तरीके से कि मुझे पर डे कौन सा काम करना है, कौन कौन सा काम करना है, हफ्ते में कितना कौन कौन सा काम पूरा करना है, महीने में कौन कौन सा काम पूरा करना है, तो मैं आपको बता दूं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है और आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। आप सोचिए ना, आपको पता है सुबह से लेकर शाम तक आपको कौन कौन से काम करने हैं, आपको पता है। बीच में अगर कोई काम आपके पास आता है तो आपके पास में लिस्ट होता है, नहीं यार आज तो मेरे पास में 10 काम है, कोई नया काम आता है यार उसको अभी नहीं करूंगा, मैं उसको बाद में देखूंगा। तो आप उस काम को क्या करते हो, धीरे से साइड कर देते हो। जो आपका जो मेन काम है उससे आपका फोकस नहीं हटता है, ठीक है। अब समझिए स्टेप नंबर 3। देखिए स्टेप नंबर 3 में क्या है, 80-20 का आपको रूल फॉलो करना है। 80-20 का आपको रूल फॉलो करना है। इसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रिंसिपल को विल्फ्रेडो पेरेटो सर ने दिया है, जो कि इटली के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने क्या देखा, इटली की जो सोसाइटी थी वो 2 भागों में डिवाइडेड थी। 20% लोगों के पास 80% संपत्ति, 80% फैक्ट्रीज, 80% एजुकेशन, 80% वेल्थ। वहीं दूसरी ओर जो सोसाइटी का जो 80% जो लोग थे उनके पास में 20% प्रॉपर्टी, 20% एजुकेशन, 20% वेल्थ। तो उन्होंने इस नियम को आगे चलकर और भी जगह देखने की कोशिश की, तो उन्हें यह बात समझ में आ गया कि सोसाइटी में जो 20% और 80% का जो कॉन्सेप्ट है ये हर जगह अवेलेबल है।
आप 20% काम करोगे, आपको 80% रिजल्ट मिलेगा। आपके 20% काम के बदले आपको 80% रिजल्ट मिलेगा। आपके 20% ग्राहक आपको 80% प्रॉफिट देगा। आपके 20% प्रोडक्ट आपको 80% रिवेन्यू देगा, मतलब सेल्स देगा। आपका 20% सिलेबस 80% आपको रिजल्ट देगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे टू डू लिस्ट में, आप समझिए जरा ध्यान से, स्टेप नंबर 2 को मैं यहां पर आपको जोड़कर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हमारे टू डू लिस्ट में 10 काम है, मतलब आज हमको सुबह से लेकर शाम तक 10 काम करना है, तो उसमें 2 काम ऐसा है जो 80% रिजल्ट देगा और 8 काम ऐसा है जो केवल 20% रिजल्ट देगा। तो यहां पर हमें इस रूल को अप्लाई करना है और जो 2 काम है उसको हम लोग को पहले करना है, उसके बाद टाइम बचेगा तो आप बाकी के बचे हुए जो काम है उसको करेंगे। ठीक है, अगर इस रूल को हम लोग फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट काम हम लोग सबसे पहले कर पाएंगे। अब स्टेप 4 में जाने से पहले आप मुझे एक बार जल्दी से बताइए कमेंट करके कि आपका गोल क्या है। लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका, शॉर्ट टर्म गोल क्या है आपका, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। अब समझिए स्टेप नंबर 4, फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर्स रिजल्ट। मतलब आप फ्यूचर के रिजल्ट को फोरकास्ट कीजिए। फोरकास्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, कैलकुलेशन करना। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आप यह देखिए कि इस काम का फ्यूचर में क्या रिजल्ट आएगा। क्या इस काम का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या इस काम का नेगेटिव रिजल्ट आएगा। आप जो भी काम कर रहे हो तो उसका रिजल्ट पहले सोचे, उसके बाद में काम करें। ठीक है, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या देखते हैं, वो जिस भी काम में हाथ लगाते हैं तो देखते हैं कि इस काम का फ्यूचर क्या है। और अगर उसको लगता है कि इस काम का नेगेटिव फ्यूचर है, मतलब जो रिजल्ट है इस काम का वो नेगेटिव है, तो उस काम को वो नहीं करते हैं। और फेलियर लोग क्या करते हैं, उसको टेम्पररी सेटिस्फैक्शन चाहिए, मतलब जल्दी चाहिए होता है ना। जो फेलियर लोग होता है तो उसको जल्दी चाहिए होता है क्योंकि पेशेंस की कमी होती है उसके अंदर में। वो क्या है, फोरकास्टिंग नहीं करते, बस काम को करते हैं और अपना टाइम पास कर लेते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो किसी भी काम को करते हैं तो दूर तक देखते हैं, वो लॉन्ग टर्म देखते हैं और प्रेजेंट में एक्ट करते हैं। जैसे 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स वे हार्डवर्क करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और पेशेंस रखते हैं। और हर दिन वो जो काम करते हैं बहुत ही सोच विचार करके करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो हार्डवर्क करने से बचते हैं, वो काम को सोच समझ के नहीं करते हैं, स्ट्रगल वो करते नहीं है, पेशेंस उनमें होता नहीं है, इसलिए जो उनका रिजल्ट होता है वो भी मीडियोकर होता है, बहुत ही छोटे लेवल पे उनका रिजल्ट होता है। बात आपको समझ में आ रही है। अब जो भी काम आप स्टार्ट करोगे तो आपको पहले यह सोचना है कि इस काम को करने से जो रिजल्ट मिलेगा क्या उसका मेरे गोल के साथ, मेरे लक्ष्य के साथ कोई तालमेल होगा या नहीं होगा। अगर आपने ऐसा सोचना सीख लिया तो मैं आपको बता दूं आपका गोल आपको कम समय में ही हासिल हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे। आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा काम आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा और कौन सा काम आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। आपने आपसे आप 3 क्वेश्चन पूछिए। पहला क्वेश्चन, मैं जो भी काम करता हूं उसमें सबसे मोस्ट वैल्यूएबल काम कौन सा है। पहला क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए, अपने बॉस से पूछिए, अपने कॉलीग्स से पूछिए, अपने रिलेटिव से पूछिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने मेंटोर से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए कि वो कौन सा एक मोस्ट वैल्यूएबल काम है। अब दूसरा क्वेश्चन आप पूछिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसको केवल और केवल मैं ही कर सकता हूं। और तीसरा क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि इस समय का सबसे बड़ा मेंढक मेरे लिए क्या है। बस उस मेंढक को समझो और क्या करना है, उसको खा जाना है। अब मेंढक खाने का मतलब ये नहीं कि सच में मेंढक को पकड़ के खा गए, नहीं। मेंढक खाने का मतलब यहां पर यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो है उसको सबसे पहले करना है, बाकी टास्क को भैया साइड करो, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को सबसे पहले करो। मतलब समझे आप कि किसी भी काम को आप जब स्टार्ट करोगे तो भैया रिजल्ट उसका आपको पहले पता होना चाहिए कि इस काम का यह वाला रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन अपने आप से आप जरूर पूछिए। चलिए मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके रोज के टू डू लिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। मतलब आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम, कोई 3 काम मुझे बताइए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ का। अगर आपने उस काम को कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको तरक्की मिल जाएगी और आपका जो पर्सनल लाइफ है वो भी हैप्पी हो जाएगी। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। एक बहुत ही पुरानी सी कहावत है, मैं आपको सुना देता हूं
कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क को आप लेस इंपॉर्टेंट वर्क के रहमो करम पर मत छोड़िए। मतलब क्या है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क को सबसे पहले करना है। ठीक है, अब चलिए समझिए स्टेप नंबर 5, रचनात्मक टालमटोल मतलब कंस्ट्रक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। आपको रचनात्मक टालमटोल करना आना चाहिए। क्या होता है ये रचनात्मक टालमटोल, इसको जरा आप समझिए ध्यान से। किसी भी काम को जानबूझकर, पहचान कर, सोच विचार करके जब हम लोग टालते हैं तो उसे कहा जाता है रचनात्मक टालमटोल करना। देखिए, हम लोग किसी ना किसी काम को टालमटोल करते हैं और इसी टालमटोल की प्रॉब्लम से हमें निकालने के लिए ये ईट दैट फ्रॉग बुक लिखी गई है और ऐसे बहुत सारी बुकें लिखी गई है कि हम लोग टालमटोल करना छोड़ दें। ठीक है, लेकिन टालमटोल करना हम छोड़ तो देंगे, लेकिन कैसे छोड़ेंगे? हमें यह कला सीखनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम लोगों को रचनात्मक टालमटोल करने आना चाहिए। हमारे दिन के कामकाज में 2 तरह के वर्क होते हैं, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो लेस इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है? जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क है उसको टालना है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है उसको करना है। अब जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क को हम लोग टाल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हम इस काम को क्यों टाल रहे हैं, हम जानबूझकर इस काम को आगे टाल रहे हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? रचनात्मक टालमटोल। ठीक है, अब रचनात्मक टालमटोल हम कितने तरीके से कर सकते हैं? नंबर 1 कि आप उस काम को आउटसोर्स कर दीजिए। आउटसोर्स का मतलब होता है कि किसी थर्ड पार्टी से आप करवा लीजिए। ठीक है, थर्ड पार्टी से करवा लीजिए। मान लीजिए आपके घर पे पार्टी हो रही है तो आपने क्या कि भाई पंडाल वगैरह या टेंट वगैरह लगता है, आपने खुद नहीं लगवा के किसी थर्ड पार्टी को आपने बुलाया कि भैया टेंट वेंट का काम आप कर लो, हम मेहमानों को दावत देने की तैयारी करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा? आपने क्या किया? काम को आउटसोर्स कर दिया, एक तरीका। दूसरा तरीका है डेलीगेट कर देना कि भाई कोई काम आपके पास में है लेकिन आपको लग रहा है कि लेस इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, इसका रिजल्ट बहुत कुछ खास नहीं आने वाला है, ये 20% में नहीं आता बल्कि 80% में आता है ये काम। ठीक है, तो आपने क्या किया? डेलीगेट कर दिया। डेलीगेट का मतलब होता है कि आपने जूनियर को ट्रांसफर कर दिया, आपने जूनियर से करवा लिया। ठीक है, तीसरा तरीका ये होता है कि आपने उस काम को अपने वर्क लिस्ट से क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट कर दिया, इस काम को मेरे को करना ही नहीं है। ठीक है, चौथा तरीका क्या हो गया? टल्ला देते गया। टल्ला देने का मतलब क्या हो गया? कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, चल फुर्सत में देख लेंगे। ठीक है, अरे ठीक है अगले हफ्ते देख लेंगे, कि फेस्टिवल की छुट्टी जब मिलेगी उस समय देख लेंगे। ऐसे आप टरकाते गए। तो ये 4 तरीके से क्या कर सकते हो? आप रचनात्मक टालमटोल कर सकते हो और अपना टाइम और एनर्जी को क्या कर सकते हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क में लगा सकते हो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पता है क्या है? नो। आपको नो बोलना आना चाहिए। अगर आप नो नहीं बोल पाओगे तो मैं आपको बता दूं, आपका टाइम और आपकी एनर्जी वेस्ट होती रहेगी और आप प्रॉपर तरीके से अपने टाइम को यूज नहीं कर पाओगे और आपका जो सबसे बड़ा मेंढक है आप उसे कभी नहीं निगल पाओगे। मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये छोटे छोटे जो वर्क होते हैं ना, ये आपके आगे पीछे मंडराता है। आपको क्या लगता है? अरे 5 मिनट का तो काम है, चलिए यार कर लेते हैं। अरे 10 मिनट का काम है तो चलो यार कर लेते हैं। ये 5 मिनट 10 मिनट का काम आपका क्या करता है? पूरा सुबह से लेकर शाम तक का टाइम ले लेता है। और जब मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो आपका है उस समय आप थक जाते हो, एनर्जी आपकी कम हो जाती है और फिर बोलते हो चलिए यार कल देख लेंगे। और कल जैसे आप दफ्तर में आते हो, ऑफिस में आते हो, तो पहले से 5 मिनट का काम, 2 मिनट का काम, 3 मिनट का काम, 1 मिनट का काम आपका इंतजार कर रहा होता है दीमक की तरह। आप फिर उस काम को करते, चले छोटा सा काम है देख लेते हैं। ऐसे करते करते आप क्या करते हो? अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम छोड़ देते हो और लेस इंपॉर्टेंट काम को आप करने लग जाते हो। तो यहां पर आपको रचनात्मक टालमटोल का यूज करना पड़ेगा, ताकि आप जो टालो तो आप लेस प्रोडक्टिव वर्क को टालो, लेस इंपॉर्टेंट वर्क को टालो और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क को करो। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा काम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम लेस इंपॉर्टेंट है? तो अभी घबराना नहीं है। इस वीडियो में तो मैंने आपको 5 स्टेप्स ही तो बताए हैं। आगे की वीडियोस में आप अभी 16 स्टेप्स सीखोगे। 3 वीडियोस अभी आगे और आएंगी टाइम मैनेजमेंट सीरीज पर। मैं आपको बता दूं, रियली वीडियो की हर लाइन आपके काम की है। आप वीडियो को घुमा घुमा कर देखिए। जब भी आपको लगे कि आप टालमटोल कर रहे हैं या टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हो तो आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लासेस अटेंड करते रहो। कोई क्वेश्चन आए तो कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को फायदा हो सके जो टाइम मैनेजमेंट
सीखना चाहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद। किसी ने यह बात सही कही है कि टाइम इज एवरीथिंग। टाइम सब कुछ है। टाइम मनी है, टाइम लाइफ है, टाइम हैप्पीनेस है, मतलब टाइम सब कुछ है। जिसने टाइम को मैनेज करना सीख लिया, समझो उसने अपने लाइफ को जीना सीख लिया। आज आप सीखोगे 5 और पॉइंट्स टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताए थे 5 पॉइंट्स टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। मैंने यहां पर हेल्प ली है ईट दैट फ्रॉग बुक की, जो कि ब्रायन ट्रेसी सर ने लिखा है। टोटल इसमें 21 पॉइंट्स है। आज की वीडियो में मैं 5 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा और पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी 5 पॉइंट्स डिस्कस कर रखा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गोल आप कैसे सेट करोगे, प्लानिंग आप कैसे करोगे, आप 80-20 का रूल कैसे यूज करोगे अपने रोज के काम में, रोज की एक्टिविटीज में, आप फ्यूचर के रिजल्ट को प्रेजेंट में फोरकास्ट कैसे करोगे, और कंस्ट्रक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन आप कैसे करोगे, मतलब रचनात्मक टाल मटोल आप कैसे करोगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए, समझिए और पेन पेपर लेकर लिखिए जरूर, ताकि बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। पॉइंट नंबर 6, मैं 6 से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने 5 पॉइंट्स ऑलरेडी पार्ट 1 में बता दिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 में आप समझिए ABC मॉडल का आप किस तरीके से यूज करोगे अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। ABCDE मतलब इसका क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जो भी काम करते हो डेली वाइज, ठीक है, या आप वीकली वाइज जो भी गोल बनाते हो या मंथली वाइज जो भी आप गोल बनाते हो, आप अपने सारे काम को ABCDE कैटेगरी में डिवाइड करोगे। जैसे मान लीजिए आप 5 वर्क आप रोज करते हो, मतलब 5 काम आप रोज करते हो, तो ABCDE, ठीक है। आपने क्या किया, 5 कैटेगरी में अपने काम को डिवाइड कर दिया और अपने माइंड को आपने सेट कर लिया कि मुझे सबसे पहले A कैटेगरी के वर्क को करना है। ओके, A कैटेगरी के वर्क को करना है और फिर उससे टाइम बचेगा तो फिर B कैटेगरी के काम को करूंगा और C, D और E कैटेगरी के काम को नहीं करूंगा। अब A कैटेगरी में आप कौन से वर्क को रखोगे? A कैटेगरी में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क को रख सकते हैं, मतलब वे सभी काम जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उन कामों को नहीं किया जाए तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। B कैटेगरी में आप उन वर्क को रख सकते हो जो इंपॉर्टेंट तो दिखता है, लेकिन एक्चुअल में उसका रिजल्ट में कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। जैसे मेल का आंसर देना, मीटिंग करना, कॉल्स का रिप्लाई करना, ये सारे वर्क को आप B कैटेगरी में शामिल कर सकते हो। ये काम आप तब करें जब आपने A कैटेगरी के काम को पूरा कर लिया, ठीक है। C कैटेगरी में आप उन वर्क को रख सकते हैं जो देखने में अच्छा लगता है, जो अच्छा होता है, लेकिन रिजल्ट में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। जैसे बॉस के साथ में या फिर कॉलीग्स के साथ में गप्पे मारना, लंच कर लेना साथ में, उसके बाद थोड़ा घूमने फिरने चले जाना, वो दोस्तों के साथ में बैठ के गप्पे सप्पे लगाना, ये सब क्या है? C कैटेगरी की वर्क है, तो इसको इग्नोर करने में ही भलाई है। D कैटेगरी में वे वर्क आते हैं जिन्हें आप डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब ऐसा काम जो आप ना करो तो आपके बदले में कोई और कर सकता है, ठीक है। ये हो गया D कैटेगरी की वर्क। E कैटेगरी मतलब एलिमिनेशन, ऐसा वर्क जिसको आपको छोड़ना ही छोड़ना है आगे बढ़ने के लिए और टाइम बचाने के लिए। जैसे आपकी जो हैबिचुअल वर्क है या ऐसे वर्क जो एंजॉय के लिए आप करते हो, जैसे कि मान लीजिए आप घर पर आए, 2 घंटे आपने वीडियो गेम खेल लिया, ठीक है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो क्योंकि इस काम से आपके प्रोडक्शन पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे काम को अगर आप बंद कर दोगे तो होगा ये कि आपका टाइम बचेगा और उस टाइम में आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर पाओगे, अपने डे को प्लान कर पाओगे, अपनी फैमिली को आप क्वालिटी टाइम और क्वांटिटी टाइम दोनों दे पाओगे, ठीक है। जो आपके काम है उसको क्या करना है? ABCDE में कैटेगराइज करना है और A कैटेगरी के वर्क को आपको करना है, और जब A कैटेगरी का वर्क आपका कंप्लीट हो जाए फिर आप B कैटेगरी के वर्क को कीजिएगा। बाकी C, D, E इनको या तो डेलीगेट कर दीजिए या करने से आप मना कर दीजिए। टाइम मैनेजमेंट की दुनिया में सबसे पावरफुल वर्ड है नो। अगर आपने नो कहना सीख लिया कि किस काम को आपको नो कहना है और किस काम को आपको यस कहना है, तो मैं आपको बता दूं, आप अपने टाइम को एंजॉय करोगे और ज्यादा प्रोडक्शन करोगे कम समय में, ठीक है। तो ये था ABCDE टेक्निक। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा काम जिसे आप A कैटेगरी में रखोगे। अब चलिए समझते हैं पॉइंट नंबर 7 के बारे में। पॉइंट नंबर 7 में है फोकस ऑन KRA। KRA का मतलब होता है की रिजल्ट एरियाज। मतलब आप ऐसा सोचिए कि आपको कोई कंपनी हायर करती है तो किस लिए हायर करती है? रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, रिजल्ट जनरेट करने के लिए,
ठीक है। और जब आप रिजल्ट जनरेट करते हो तो कंपनी इसके बदले में आपको क्या करता है, पेमेंट करती है, ठीक है। तो पेमेंट कंपनी आपको क्यों कर रही है, क्योंकि आप उसे रिजल्ट दे रहे हो। तो आपको फोकस किस में करना है कि रिजल्ट एरियाज में। अपने आप से आप सवाल करो कि कंपनी मुझे क्यों पे कर रही है, व्हाई इज कंपनी पेइंग मी। अपने आप से आपको सवाल पूछना है। आपका उत्तर आएगा कि अगर आप सेल्स के व्यक्ति हो तो आपको सेल्स लाने के लिए पेमेंट किया जा रहा है। अगर आप एचआर के व्यक्ति हो तो बढ़िया टैलेंट हायर करने के लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं, मतलब कंपनी पे कर रही है। अगर आप एक टीचर हो तो बढ़िया पढ़ाने के लिए आपको जो इंस्टीट्यूशन है वो पे कर रहा है। अगर आप एक मैनेजर हो तो बढ़िया तरीके से चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको पेमेंट किया जा रहा है। तो ये जो है ये आपके क्या हो गए, ये की रिजल्ट एरियाज हो गए। अब अपने आप से आप सवाल कीजिए कि वो कौन सा एक काम या वो कौन सा दो काम ऐसा है जिसमें आप अगर एक्सपर्टीज हासिल कर लो तो आपकी सैलरी डबल हो सकती है या आपको बहुत तेजी से प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है। तो आपको फोकस किस में करना है, अपने की रिजल्ट एरियाज में। की रिजल्ट एरियाज में आप फोकस करोगे। अपने आप से आप सवाल पूछो, जानने की ये कोशिश करो कि आपका KRA क्या है। आपको तो ऐसे पता ही होगा, जिस काम के लिए आप हायर किए जाते हो तो वो आपको पता ही होता है, लेकिन फिर भी एक बार आप जानने की कोशिश करो। अपने आप से सवाल पूछकर, अपने बॉस से सवाल पूछकर, अपने कॉलिग्स के साथ बातचीत करके, अपने रिलेटिव्स के साथ बातचीत करके ये पता लगाए कि आपका की रिजल्ट एरियाज कौन कौन से हैं और आप उसमें काम करना स्टार्ट करें। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आपको प्रमोशन जो नहीं मिलता है उसके पीछे का कारण आपका वीक एरिया होता है। अगर आपने वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो डेफिनेटली आपको प्रमोशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अपने वीक पॉइंट को छुपाना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने कमजोर पॉइंट को छुपा देते हैं कि भाई ठीक है ये मेरी कमजोरी है, मैं इस पर दिमाग नहीं लगाऊंगा। वीक पॉइंट जो होता है वो करियर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए अपने वीक पॉइंट को आपको छुपाना नहीं है। अपने वीक पॉइंट को लर्निंग की मदद से स्ट्रॉन्ग करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपका KRA क्या है। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ KRA होगा। मुझे आप कमेंट करके बताइए कि किस काम में आप बहुत बेहतर हो और किस काम में आप बहुत ज्यादा वीक हो। कमेंट करके मुझे बताइए। अब चलिए समझते हैं पॉइंट नंबर 8, रूल ऑफ 3 मतलब क्या है। देखिए चाहे बिजनेस या करियर का एरिया हो या हेल्थ से रिलेटेड एरिया हो या फैमिली से रिलेटेड एरिया हो, अगर इनमें आपको तेजी से ग्रोथ करनी है तो कोई 3 ऐसे काम हैं जो आपको चुनने पड़ेंगे और उन तीनों कामों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। देखिए एक बात आप समझिए जरा ध्यान से, ऑफिस में चाहिए होता है क्वालिटी टाइम और घर पर चाहिए होता है क्वांटिटी टाइम। अब अगर आप चाहोगे कि मैं घर पर आधा घंटा रोज टाइम दे दूं लेकिन बढ़िया टाइम दूं, क्वालिटी टाइम दूं, तो घर वाले कभी संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। घर वाले को चाहिए होता है ज़्यादा समय। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप ऑफिस में कम टाइम देते हो लेकिन क्वालिटी टाइम देते हो तो ऑफिस वाले सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इसलिए इस बात को कहीं ना कहीं पर लिख लीजिए कि ऑफिस में चाहिए होता है क्वालिटी टाइम और घर पर चाहिए होता है क्वांटिटी टाइम, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझेंगे बिजनेस के क्षेत्र में वो तीन ऐसे कौन से काम हैं जिसको करके आप सबसे तेजी से आगे बढ़ सकते हो और अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो। देखिए जब आप ऑफिस में एंटर होते हो ना तो आप ऑफिस के हो जाते हो। उस समय आप 8 घंटे के लिए ऑफिस जाते हो तो आपको पूरी ईमानदारी से ऑफिस में वर्क करना चाहिए, पूरी ईमानदारी से। आप गप्पे सप्पे मारने से बचिए। आप ऑफिस में जो बहुत सारी बातें होती है इधर उधर की उससे बचिए। आप ज़्यादा रेस्ट मत लीजिए, लंच में ज़्यादा टाइम मत लगाइए, इन चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट होता है। आप ऑफिस में एंटर कीजिए और जो आपका KR है मतलब जो रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला जो एरियाज है आप उसमें काम कीजिए बहुत बढ़िया तरीके से। मतलब जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है आप उसको करना स्टार्ट कर दीजिए ऑफिस में पहुंचने के बाद। टाइम को बचाइए। अगर आप ऑफिस में पहुंचते हो 8 घंटे के लिए, 9 घंटे के लिए आप ऑफिस में अगर काम करते हो तो आप देखो आपका 2 घंटा 1-2 घंटे आपका कहीं ना कहीं जाके किसी चीज़ में बर्बाद होता है, तो आपको उसको बचाना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑफिस में पहुंचने के बाद आप दिल लगाकर, मन लगाकर ऑफिस के जो टारगेट्स है उसको आप पूरा कीजिए, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। देखिए अगर आप ऑफिस जाते हो और ऑफिस में काम नहीं करते हो तो आपको चोर बोला जाता है, चोर।
आपको चोर बोला जाता है। कैसे कि आप 9 घंटे के लिए तनख्वाह ले रहे हो और आपने 2 घंटे अगर इधर उधर गपशप करने में आपने निकाल दिया, तो आपने काम कितने देर किया भैया? 7 घंटे काम किया, तो आपने 2 घंटे क्या कर लिया? चोरी कर लिया। तो आपको चोर कहा जाता है, टाइम चोर आपको कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन कंपनी भी बड़ी चालाक है। कंपनी ये जो आपसे कैसे वसूली करती है, रिकवरी कैसे करती है? आपसे ओवर टाइम लगवाकर क्या करती है? वसूली करती है। मतलब आप ओवर टाइम तो तब करते हो ना जब अपने टारगेट्स को आप पूरा नहीं कर पाते हो, और ये जब आप ओवर टाइम करते हो तो ये जो ओवर टाइम में जो टाइम आप लगाते हो वो अपने फैमिली के हिस्से से काट कर ऑफिस में लगाते हो। फिर से मेरी बात को आप जरा ध्यान से सुनो, अगर आपने टाइम पर अपना टारगेट्स पूरा कर लिया तो आपको ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और आपको फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑफिस के टारगेट्स को पूरा नहीं किया तो क्या होगा? फिर आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, और ओवर टाइम जो आप करोगे फैमिली के टाइम की कटौती करके आप वो टाइम कहां दोगे? ऑफिस में दोगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इसलिए कार्यस्थल में पहुंचने के बाद, ऑफिस में पहुंचने के बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे लगनशीलता के साथ अपने काम पर ध्यान दीजिए ताकि आपको ओवर टाइम करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो 3 ऐसे कौन से काम जो आपको करना है वो ऑफिस पहुंचते साथ ही स्टार्ट कर दीजिए। आप अगर सेल्स में हो तो आपको पता है कि भैया आपको फॉलो अप करना है, आपको रेफरल जनरेट करना है और आपको सेल्स क्लोज करना है, ठीक है। सेल्स क्लोज करना, ये आपको पता है। 3 काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बकलोलपंती में अपना टाइम आपको खराब नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी स्टोरी है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी और उसमें एक डॉटर, एक मदर और एक फादर, मतलब 3 लोगों का परिवार था। पिताजी मतलब फादर जब भी ऑफिस से घर आते थे तो पिताजी के हाथ में, मतलब पापा के हाथ में क्या होता था? एक अटैची हुआ करता था। अटैची मतलब ब्रीफकेस कह लीजिए, और अटैची में डॉक्यूमेंट्स होते थे, ठीक है। और पापा जी आते थे घर, खाना खाने के बाद अपने रूम में बैठकर अपने कंप्यूटर में वो काम करने लग जाते थे। तो बेटी पूछी एक बार अपनी मम्मी से कि मम्मी पापा ऑफिस से काम करके तो आते ही है, साथ में काम को घर क्यों लेकर आते हैं? मम्मी ने जवाब दिया, बेटे तुम्हारे पापा ऑफिस के काम को टाइम से नहीं निपटा पाते हैं, ऑफिस के टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे ऑफिस के काम को लेकर घर आते हैं और घर पर वो काम करते हैं। तो पापा हमारे साथ घूमने कब जाएंगे? बच्चे ने सवाल किया। तो मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, पापा को भी काम करना है, क्योंकि पापा को ऑफिस का प्रेशर रहता है, पापा टाइम पर ऑफिस के काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो बेटी फिर पता क्या जवाब देती है? पापा को फिर स्लो स्कूल में क्यों नहीं डाल दिया जाता है, जहां पर कम टारगेट्स दिए जाते हैं, जहां पर कम काम होता है और जहां पर सारे स्लो बच्चे पढ़ते हैं। मतलब क्या है? बेटी ने कहा कि मेरा पापा स्लो है, इसलिए पापा को कहां डाल दो? स्लो स्कूल में डाल दो। अगर पापा जी मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो आपकी बेटी भी आपसे ये सवाल पूछ सकती है। इसलिए आपको ऑफिस का काम ऑफिस में खत्म करना है और घर पर लेकर आपको ऑफिस का काम नहीं आना है। पूरी जिम्मेदारी के साथ ऑफिस में काम कीजिए। ऑफिस काम के लिए है और घर एंजॉय करने के लिए, ठीक है। अगर आप घर में ऑफिस का काम लेके आओगे तो टेंशन बढ़ेगी और आपका लाइफ जो है डिफिकल्ट होता चले जाएगा, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप ऑफिस का काम ऑफिस में खत्म करते हैं या घर ढोकर लाते हैं, और कहीं आपकी बेटी भी आपसे सवाल ना पूछ ले। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि ऑफिस का काम आप ऑफिस में खत्म करते हैं या घर लेकर आते हैं। चलिए अब समझते हैं पॉइंट नंबर 9, प्रिपरेशन बिफोर स्टार्टिंग वर्क। मतलब काम शुरू करने से पहले आप पूरी तैयारी कर लीजिए। आप जिस जगह पे काम करते हो तो अपना टेबल देख लीजिए, काउंटर देख लीजिए, साफ सफाई कर लीजिए, चेयर को साफ कर लीजिए। तो वहाँ पे अगर आपने कुछ स्टेशनरी के आइटम्स रखने हैं तो आप स्टेशनरी के आइटम्स रख लीजिए। आपके टू डू लिस्ट सामने होने चाहिए और आपके मेज पर, आपके टेबल पर केवल और केवल जरूरी सामान और काम के सामान ही होने चाहिए। सारे इक्विपमेंट्स जो काम करते समय आपको ज़रूरत पड़ती है, आप उन सारे इक्विपमेंट्स को अपने टेबल पे, अपने काउंटर पे रखें, फिर आप काम स्टार्ट करें। जिस तरीके से माताजी किचन में खाना पकाती है, सारे मसाले इकट्ठे होते हैं। सारे मसाले क्या होते हैं? एक जगह पे होते हैं, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता। भाई हल्दी डालना है, नमक डालना है, चीनी डालना है, मिर्च डालना है, तेल डालना है, घी डालना है, प्याज डालना है, सब कुछ क्या हो जाता है? सब कुछ उनके पास होता है और वो आसानी से खाना, बहुत बेहतर खाना पका लेती है। ठीक इसी तरीके से हमें कोई भी काम करने से पहले उस काम को करने की पूरी तैयारी कर लेनी है। स्पेशली काम करने की जगह को हमें काम करने जैसा जगह बनाने की ज़रूरत है। टेबल साफ सुथरा रखना है, कपड़े भी साफ सुथरा
पहनकर काम करने बैठिए। ज़्यादा कंफर्ट जोन में काम ना करें। कुछ लोगों को मैंने देखा है, सेल्स का बंदा है, सो के कॉल करता है, ठीक है, सेल्स का बंदा सो के कॉल कर रहा है, ढीले ढाले कपड़े पहन के कॉल कर रहा है। ना 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 ना, ऐसा काम नहीं करना है। आप चाहे जहाँ भी बैठो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ड्रेसिंग सेंस अपना हर जगह बढ़िया रखना, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। तो काम स्टार्ट करने से पहले अगर आप काम की तैयारी कर लेते हो तो इससे आपका फ्लो मेंटेन रहता है और आपका बहुत हद तक टाइम बचता है और आप बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हो, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप काम स्टार्ट करने से पहले पूरी तैयारी कर लेते हैं या काम स्टार्ट करने के बाद आपको पता चलता रहे फलाना चीज़ तो हम लाना ही भूल गए, अरे कैलकुलेटर किधर है, अच्छा वो वाला डायरी कहाँ है, या ऐसा करते हैं आप? जल्द से मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब चलिए समझते हैं पॉइंट नंबर 10, डू स्मॉल पार्ट ऑफ बिग टास्क। मतलब अगर आपका टास्क बड़ा है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आपको क्या करना है, वर्क स्टार्ट करना है, ठीक है। आप एकदम से सारे काम में मत लग जाइए। आप मान लीजिए सेल्स में हो तो 200 लोगों से आपको बात करनी है या आपको 100 लोगों से बात करनी है, तो 100 को मत देखो, पहले 10-10 में उसको डिवाइड कर लो। पहले 10 पे टारगेट करो, फिर 20 पे, फिर 30 पे, ऐसे करते करते, ठीक है। बड़ा टास्क आपको मिले तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और छोटे पार्ट से काम करना स्टार्ट करो। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप और ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। इस तरीके से आप अपने टाल मटोल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर टाइम से आप प्यार नहीं करोगे तो मैं आपको बता दूं, जिंदगी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। देखिए, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल तक आपको समझ में नहीं आता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। जैसे ही आप 30 क्रॉस करोगे ना, एक एक मिनट आपको ऐसा लगने लगेगा कि काश मैंने अपना 2 मिनट बचा लिया होता है, क्योंकि उसके बाद ना आपके पास में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम रहती है। इसलिए समय रहते समय को संभाल लो, वरना समय नहीं मिलेगा आपके जिंदगी को संभालने के लिए, ठीक है। ये गोल्डन स्टेटमेंट है, मैं फिर से बोल देता हूं, समय रहते हुए समय को संभाल लो, अदरवाइज समय नहीं मिलेगा जिंदगी को संभालने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को 1-2 बार अटेंड कर करके देखिए और लिखिए, फॉलो करने की कोशिश कीजिए। एक बार स्टार्ट करेंगे फॉलो करना, आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, आप वापस फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, फिर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, फिर वापस फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। मतलब अगर आप रेगुलर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अगर इंप्रूवमेंट नहीं भी आएगा तो आपको एहसास होगा कि आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। आगे के जो 11 पॉइंट्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 में 5 पॉइंट्स कवर करूंगा और पार्ट 4 में 6 पॉइंट्स कवर करूंगा। पूरी सीरीज को अटेंड कीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार अटेंड कीजिए और उसके बाद आपको लगता है कि और ज्यादा आपको चीजों को बढ़िया तरीके से समझना है तो मैं बुक की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ईट दैट फ्रॉग बुक की जरूर पढ़िएगा। छोटी सी बुक है, 170 पेजेस की, जरूर पढ़िए, बड़ी प्यारी किताब है। मैं आपको बोलूं, आपके कार में, आपके डेस्क में, आपके तकिए के ऊपर किताब होनी चाहिए। सबसे बढ़िया दोस्त आपकी किताब होती है, ध्यान रखेंगे। किताबों से दोस्ती लाइफ में बहुत आपको आगे लेकर जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं टाइम मैनेजमेंट सीरीज के वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने अटेंड करने के बाद अपना टाइम बेहतर तरीके से मैनेज करना स्टार्ट कर दिया होगा। गोल कैसे सेट करोगे, प्लानिंग कैसे करोगे, 80-20 जो प्रिंसिपल होता है उसको कैसे यूज करोगे, फ्यूचर के रिजल्ट को प्रेजेंट में कैसे समझोगे और कंस्ट्रक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन आप कैसे करोगे, ABCDE मॉडल आप कैसे अपने रोज के कामकाज में अप्लाई करोगे, फोकस ऑन KRA मतलब KRA पे अपना आप कैसे फोकस करोगे, 3s का रूल क्या होता है, उसके बाद किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आप प्रिपरेशन कैसे करोगे और बड़े टास्क को छोटे छोटे डिवाइड में बांट कर कैसे आप काम को पूरा करोगे और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 दमदार पॉइंट्स बता रहा हूं। रियली पूरी वीडियो को अटेंड कीजिएगा, एक एक लाइन इस वीडियो की काम की है। और सबसे पहले तो मुझे आप कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपने टाइम मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर दिया है या केवल वीडियो देखकर एक कान से सुन रहे हैं मेरी बात को और दूसरे कान से आप निकाल रहे हो। जल्दी से पहले तो कमेंट करके बताइए कि क्या आपने टाइम मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। पॉइंट नंबर 11, मैं 11 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने 10 पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में अटेंड कर लो ताकि चीजें और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। पॉइंट नंबर 11, एनहांस योर
कैपेसिटी मतलब अपनी कैपेसिटी को आप बढ़ाओ। देखिए, कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि आप जिस काम को कर रहे हो उस काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तो आप अभी जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं काम करते समय, और अभी जैसे मार्केट चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ठीक है, अगर आपने अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई तो आप चैलेंज का सामना नहीं कर पाओगे और आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। ठीक है, तो आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है किसी भी काम को करने के लिए। देखिए, काम में टाल मटोल होता है कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप किसी काम में हाथ लगाते हो और वो काम आपको सही तरीके से करना नहीं आता है, ठीक है, तो आपका मन क्या कहता है, चलिए यार बाद में देख लेंगे, चलिए यार बाद में देख लेंगे। और जैसे ही आपने सोचा कि चलिए यार बाद में देख लेंगे, तो यहीं से आपने क्या कर दिया, टाल मटोल स्टार्ट कर दिया। और जब एक बार आपने टाल दिया तो वो काम फिर टलता चले जाता है। और ये जो टलने की वजह है, मतलब जो आप काम को टाल रहे हो, उसके पीछे का वजह क्या है कि वो काम आपको करना नहीं आता है। अब जरा आप सोचिए कि अपनी कैपेसिटी को आपने बढ़ा लिया लर्निंग करके, तो आप उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लोगे और आपकी तरक्की भी फिर निश्चित हो जाएगी। एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर आप टाल मटोल करते जाओगे, स्किल नहीं सीखोगे, तो आपका प्रमोशन भी टाल मटोल होता चले जाएगा। प्रमोशन आगे आगे और आप पीछे पीछे भागोगे और ऐसे ही चलता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, बस एज बढ़ जाएगी। ठीक है, एज बढ़ जाएगी। मेरी बात को माइंड में सेव कर लीजिए, जो बातें मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल बातें हैं। एक बात आपको कभी नहीं भूलनी है कि अगर आप अपने आप को बेहतर नहीं बना रहे हो तो इसका मतलब आप खुद को बदतर बना रहे हो, खुद को बेकार बना रहे हो। क्योंकि आज जो आपके पास में ज्ञान है, आज जो आपके पास में नॉलेज है, आज जो आपके पास में स्किल है, कल वो पुरानी हो जाएगी या बासी हो जाएगी। क्योंकि हर दिन टेक्नोलॉजी और मार्केट के में जो काम करने का तरीका है वो चेंज होता जा रहा है। इसलिए अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए, ज़्यादा प्रोड्यूस कीजिए और ज़्यादा सैलरी पाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। क्योंकि फैमिली के साथ आप एंजॉय तभी कर पाओगे जब ऑफिस का टारगेट आप पूरा कर पाओगे। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कि बहुत ही सच है। असली स्टडी जो स्टार्ट होती है वो होती है कॉलेज के बाद। कॉलेज में आप जो भी स्टडी करते हो वो थियोरेटिकल होता है। जैसे ही आप दुनिया में एंटर करते हो, मतलब मार्केट में आप जैसे ही एंटर करते हो, फिर आपकी एक्चुअल स्टडी स्टार्ट होती है जो कि लाइफ लॉन्ग चलती है। मतलब आपको अगर लाइफ में तरक्की करनी है तो आपको लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं आपको 3 बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आप अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हो। सबसे पहला काम आपको ये करना है, 1 आवर आपको डिसाइड करना है। 1 आवर रोज आपको स्टडी करनी है। बुक पढ़िए आप, या फिर आप मैगजीन पढ़िए अपने काम से रिलेटेड। अगर आप सेल्स में हो तो पिच कैसे तैयार करना है, कस्टमर्स को कैसे आपको पहचानना है, रैपो कैसे आपको जनरेट करना है, उसके बाद आपको फॉलो अप कैसे करना है, रेफरेंस आपको कैसे लेना है, और नए नए कस्टमर्स को किस तरीके से आपको फाइंड आउट करके डील क्लोज करना है, इससे रिलेटेड आप 1 घंटे स्टडी कर सकते हैं। अगर आप HR में हो तो HR से रिलेटेड, हायरिंग प्रोसेस से रिलेटेड अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हो, 1 घंटे की स्टडी करनी। मतलब आप जिस भी फील्ड में काम करते हो उससे रिलेटेड 1 घंटा स्टडी आपको रोज करना है। आंधी आए तूफान आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 घंटे की स्टडी आपको रोज करनी ही करनी है। अपने माइंड में इस बात को आप सेव कर लीजिए। दूसरी बात, आपको सेमिनार, वर्कशॉप और कोर्सेज अटेंड करने हैं अपने फील्ड से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कहीं पर 1 दिन का सेमिनार हो रहा है, जाइए सेमिनार अटेंड कीजिए। कहीं पर वर्कशॉप हो रहा है 1-2 दिन का, जाइए वर्कशॉप अटेंड कीजिए। कहीं पर कोई कोर्स हो रहा है, मतलब ऑफलाइन कोर्स है या फिर लाइव कोर्स है या ऑनलाइन कोर्स है, आप कोर्स ज्वाइन कीजिए अपने फील्ड से रिलेटेड। यहाँ पर अपना टाइम और पैसा जो आप खर्च करते हो ना, ये आपको 1000% देगा भविष्य में अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए। देखिए, रिजल्ट आप बेहतर तब लेके आ पाओगे जब अंदर कुछ होगा आपके माइंड में। ठीक है, और तीसरी बात, आप जब भी सफर करते हो तो ऑडियो कंटेंट कंज्यूम कीजिए। बाइक में सफर करते हो तो उस समय कंज्यूम मत करो, लेकिन अगर कार में आप सफर कर रहे हो या फिर आप बस में सफर कर रहे हो तो आपको ऑडियो कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप ऑडियो कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो पता है क्या होगा, इससे आपका टाइम यूज होगा। कहा जाता है कि एक आदमी एवरेज 500 से 1000 घंटा साल में ट्रैवल करता है और अपनी जर्नी में स्पेंड करता है। मैं बाइक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कार और बस की बात कर रहा हूं। और अगर आप एयर से ट्रैवल करते हो तो एयर की बात भी इसमें शामिल हो सकती है। ठीक है, तो आप
को 3 बातें याद रखनी, 1 घंटा रोज आपको स्टडी करनी, बुक से कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, जहाँ पे भी वर्कशॉप हो या सेमिनार हो, जब जब आपको टाइम मिले और स्पेशली आप टाइम मैनेज करके आप सेमिनार, वर्कशॉप, कोर्स अटेंड करो, ठीक है। तीसरी बात, अपने फील्ड से रिलेटेड आप ऑडियो कंटेंट मतलब जहां आपने हेडफोन लगा लिया और जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे नॉलेज आप लेते आइए, और जो भी नॉलेज आप ले रहे हो इसको अपने काम में इंप्लीमेंट कीजिए, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए पॉइंट नंबर 12, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, मतलब जिसमें आपको मास्टरी हासिल है, आप उसका फ़ायदा उठाइए। देखिए, मान ले आपके पास में घर नहीं है, आपके पास में जॉब नहीं है, आपके पास में टीम नहीं है, आपके पास में बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन आपके पास में अगर काम करने की स्किल है तो आप इन सभी चीज़ों को वापस क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो, वापस हासिल कर सकते हो। इसलिए आपको अपने मास्टरी का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने मास्टरी को और ज़्यादा बेहतर करनी चाहिए। मास्टरी को बेहतर करने का मतलब यह है कि आपको किसी एक काम में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है जो आपकी इनकम में पॉजिटिव इफेक्ट डाले। इसलिए आप अपने आप से पूछिए कि कौन सा ऐसा काम है जिसको करने के लिए आप एक्सपर्ट हो, जिस काम में आपको महारत हासिल है, और उस काम को और बेहतर करने के लिए आप लर्निंग करते रहिए। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा एक ऐसा काम है जो आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। अब समझिए पॉइंट नंबर 13, आइडेंटिफाई योर ऑब्स्टिकल्स। अपनी बाधाओं को पहचानिए। बाधाओं का मतलब क्या, कि वो कौन कौन सी चीजें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ये जो ऑब्स्टिकल्स है ये इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके हाथ में है एटलीस्ट उसको तो आप पहचान सकते हो, मतलब वो कौन कौन सी बातें ऐसी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। हो सकता है वो आपकी हैबिट्स हो सकता है वो आपकी स्किल हो सकता है वो आपका इन्वायरमेंट हो सकता है वो आपका ईगो हो सकता है आपका वो वर्किंग इन्वायरमेंट हो। अब इसको आप कैसे पहचानोगे, आपको एक लिस्ट बनाना है। देखो, बाधाओं को मैं यहाँ पे 2 भागों में बांटकर आपको समझाता हूँ। एक जो नेगेटिव होता है, दूसरा जो नेगेटिव नहीं होके आपकी ज़रूरतें होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुछ बैड हैबिट्स बनी हुई है, तो ये बाधाएं हैं, लेकिन ये कौन सी बाधा है, ये नेगेटिव बाधा है, ठीक है। आपको इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। हो सकता है आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। हो सकता है आप नेगेटिव इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो तो आपको इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके अंदर स्किल की कमी है तो आपको स्किल बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गए बाधाएं जिसको आप नेगेटिव बाधा बोल सकते हो, ठीक है, नेगेटिव ऑब्स्टिकल्स कह सकते हो। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो पॉजिटिव होती है और जिनकी वजह से आप रुक रहे हो, जैसे कि आप काम बढ़ाना चाहते हो, पूंजी की कमी, ठीक है। आप काम बढ़ाना चाहते हो, टीम आपके पास में प्रॉपर नहीं है। आप काम बढ़ाना चाहते हो, आपके पास में एक्सपर्टीज नहीं है। आप अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हो लेकिन आपके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या होगी, ये बाधाएं तो है लेकिन पॉजिटिव सेंस में है। तो आप यहाँ से आप इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो कि सबसे पहले जो इंटरनल ऑब्स्टिकल्स है उसको आप सही कीजिए। जो अंदरूनी बाधाएं हैं ये आपके कंट्रोलिंग में है, इसको आप सही कीजिए। फिर जो आपकी ज़रूरतें हैं, जिसको आप पॉजिटिव ऑब्स्टिकल्स कह सकते हो, जो आपकी ज़रूरतें हैं उसको हासिल करने की कोशिश करके आप आगे बढ़िए। इससे ये होगा कि आप अपने काम को सही तरीके से कर पाओगे और टाल मटोल रुकेगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आपको पता लगाना पड़ेगा, आपको अपनी जरूरतों को भी पता लगाना पड़ेगा कि भाई ये जरूरतें हैं, अगर पूरी हो जाए तो मैं तेजी से आगे बढ़ सकता हूं। उन जरूरतों को भी आपको पूरी करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तरीके ढूंढ ढूंढ कर, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी वजह है जो बाहरी नहीं है, आंतरिक है, मतलब इंटरनल है, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अपने काम को सही से नहीं कर पा रहे हो, तो उसको पहचान कर आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो टाइम मैनेजमेंट सीरीज चल रहा है। अगर आपने हमारा हैबिट बिल्डिंग सीरीज स्टार्ट नहीं किया तो जरूर अटेंड कीजिए। मैंने आई बटन में लिंक दे दिया, उसमें भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है कि अपने हैबिट्स को आप कैसे बिल्ड करोगे, पॉजिटिव हैबिट्स को कैसे बिल्ड करोगे और नेगेटिव हैबिट्स को कैसे आप अवॉइड करोगे, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आप अब तक आगे नहीं बढ़ पाए, इसके पीछे कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स है, मतलब कौन कौन से रीजंस है, कौन कौन से बाधाएं हैं। चलिए अब समझते हैं पॉइंट नंबर 14 के बारे में। खुद पर दबाव डालो, प्रेशराइज योरसेल्फ। देखिए, आदमी 2 तरह के होते हैं, सक्सेसफुल और फेलियर, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो, एक वह आदमी जो सक्सेसफुल है, दूसरा वह आदमी जो फेलियर है, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा आदमी जिससे काम करते समय किसी की निगरानी की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे लोग बहुत ऊपर तक जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं उसको क्या करें, वॉच करते रहे, कोई ना कोई उसको वॉच करे, डायरेक्शन दे, ऑर्डर दे और सीसीटीवी कैमरा लगाकर देखते रहे कि वो बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो
तो ऐसे बंदे कभी लाइफ में आगे नहीं जा पाते हैं। इसलिए आपको लाइफ में आगे जाना है तो आपको अपने ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा कि भैया काम आज पूरा करना है, काम से उठना नहीं है, काम पूरा करके उठना है, गप्पे शप्पे बिल्कुल नहीं मारना है। ऑफिस में हूं तो ऑफिस का काम करना है, जी जान से काम करना, टारगेट्स को टाइम से पहले पूरा करना है। इस तरीके से आपको अपने ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने ऊपर प्रेशर बनाते हैं, बिना किसी के निगरानी के आप काम करते हो, तो डेफिनेटली आप अच्छा काम कर पाओगे, आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आपको प्रमोशन भी मिलेगा और आगे आप बहुत बेहतर कर पाओगे। आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर आप सोचिए कि आप चाहते हो कि बॉस आप पे निगरानी बनाए रहे और बॉस की निगरानी में आप बेहतर काम करते हो और बॉस चला जाए तो आप बैठ के गप्पे सप्पे मारने लग जाते हो, तो आप सोचो आप लाइफ में कभी आगे नहीं जा सकते हो। इसलिए अपने टाइम को सही तरीके से यूज करने के लिए, अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करने के लिए आपको क्या करना है, अपने ऊपर प्रेशर बनाना है। खुद से कहते रहना है कि भैया काम को आज ही खत्म करना है, मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ उस काम के लिए, अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मुझे आज काम खत्म करना है ताकि आज काम पूरा हो जाए तो मैं खुशी खुशी अपने घर जाके परिवार के साथ सही तरीके से समय बिता सकूँ। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ जिन्हें फॉलो करके आप बिना किसी की निगरानी के बेहतर काम कर सकते हो। अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में पेश करो। मतलब आप यह सोचो कि आप जो काम करते हो तो आपके काम और आपके काम करने के एटीट्यूड को आपके जूनियर्स और जो कॉलीग्स हैं वो फॉलो करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और आप ढीले ढाले तरीके से काम करना बंद कर दोगे। और आपको यहीं पर क्या करना है, अपना टास्क अपने जूनियर्स और कॉलीग्स से थोड़ा ज़्यादा रखना है। अगर कॉलीग्स आपका 10 घंटा काम कर रहा है तो आपको 9.5 घंटा नहीं 10.5 घंटा काम करना है। कॉलीग्स आपका अगर 10 काम कर रहे हैं तो आपको 11 काम करना है, तभी तो आप रोल मॉडल बनोगे, ज़्यादा मेहनती दिखोगे। और जब आप ज़्यादा मेहनती दिखोगे तो इस इमेज को आप क्या करोगे, मेंटेन करने की कोशिश करोगे। बी कॉन्फिडेंट रहो अपने काम को लेकर। आप बोलो कि आज मैं इस काम को पूरा करके ही उठूंगा। ठीक है, आप इमेजिनरी डेडलाइन फिक्स कर सकते हो। जैसे आप काम में हाथ लगाए तो आप अपने माइंड को यह समझा सकते हो, यार इस काम को आज पूरा करना है, अगर आज पूरा नहीं करूं, खुदा ना खास्ता मुझे कल कोई अर्जेंट काम पड़ जाए, मैं 2 दिन के लिए बिजी हो जाऊं उसमें, तो ये काम क्या होगा, 3 दिन डिले हो जाएगा, इसलिए इस काम को मैं आज ही पूरा करूंगा। तो यहाँ पे क्या किया आपने, अपने आप को आपने एक नेगेटिव डेडलाइन दिया, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। फिर आप इस तरीके से पॉजिटिव डेडलाइन भी दे सकते हो कि यार अगर आज काम खत्म कर लूँ, कल फैमिली के साथ मैं घूमने चले जाऊँगा या कल दोस्तों के साथ पार्टी कर लूंगा। तो आप क्या करोगे, आज अपने काम को पूरा कर लोगे पॉजिटिव डेडलाइन देकर। इस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हो बिना निगरानी के बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। चलिए मुझे आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप सेल्फ वर्क करते रहते हो या किसी की निगरानी की आपको जरूरत है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं जिन्हें आपको फॉलो करना है ताकि आप अपना फिजिकल, मेंटल और इमोशनल फिटनेस को बेहतर रख सको। आपको सफिशिएंट नींद लेनी है, मतलब आप 5 डेज मंडे टू फ्राइडे टाइम पे सो, टाइम पे जागो। ठीक है, रात को आप जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी जागो। उसके बाद जो हफ्ते में 2 दिन होते हैं जैसे कि सैटरडे संडे, थोड़ा ज़्यादा सो लो, थोड़ा ज़्यादा सो लो। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो रिलैक्स रहेगा और बॉडी को प्रॉपर नींद मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 2, खान पान का आपको ध्यान रखना है। खान पान आपके अच्छे होने चाहिए। बाहर का खान पान बंद कर दो, घर पर बनाओ साफ सुथरा खाना, और ऐसे खाना जिसमें प्रोटीन हो, न्यूट्रिशंस हो, वाइटामिन्स हो, ऐसे खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। थर्ड, आप हफ्ते में 1 छुट्टी लो और अपने परिवार मतलब फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। मोबाइल को दूर रख दो और भूल जाओ कि ऑफिस नाम की कोई चीज़ है आपकी ज़िंदगी में। एक दिन खूब एंजॉय करो, घूमो फिरो, बातचीत करो, मूवी देखो और पर्सनल मतलब टाइम जो है पर्सनल टाइम अपना स्पेंड करो। और कभी कभी लॉन्ग हॉलीडेज पे भी जाओ, 15 दिन की छुट्टी ले लो या फिर 10 डेज की छुट्टी ले लो और जाओ। भूल जाओ समय कि ऑफिस है, भूल जाओ ऑफिस के सारे टेंशन को ऑफिस में रहने दो, भूल जाओ, जाओ एंजॉय करो ताकि माइंड आपका फ्रेश हो सके, फिजिकली आप फिट हो सको और मेंटली भी फिट हो सको और इमोशनली भी आप फिट हो सको। और आपको रोज 30 मिनट्स का कम से कम एक्सरसाइज करना है। 30 मिनट्स आप एक्सरसाइज करो, 30 मिनट्स।
आप पार्क में जाओ, रनिंग कर लो, जिम में चले जाओ, वहाँ पे रनिंग कर लो, या कुछ जो एक्सरसाइज होते हैं हल्के लेवल पे जो एक्सरसाइज होते हैं वो ज़रूर करो। आप देखोगे कि आप मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तीनों लेवल पे जो आपका फिटनेस है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। और जब आप फिट तो काम भी बहुत बढ़िया करोगे। आपकी बॉडी, आपका माइंड अगर थका हुआ है तो रिजल्ट नहीं आएगा। आप चाहे 16 घंटा काम कर लो, 18 घंटा काम कर लो। इस तरीके से आप अपने हेल्थ एंड फिटनेस को बेहतर रख सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट, भूलना नहीं है आपको, एक कहावत है ना, हेल्थ इज वेल्थ। भैया बढ़िया शरीर ही नहीं रहेगा तो काम कैसे करोगे आप, और बढ़िया शरीर बनेगा कैसे, मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, समझिएगा और उसको फॉलो करना स्टार्ट करना। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए क्या आप रोज़ 30 मिनट्स का एक्सरसाइज करते हैं या नहीं। दूसरा, मुझे कमेंट करके आप ये बताइए कि क्या आप लेट नाइट सोते हैं या फिर 11-12 बजे तक आप सो जाते हैं। आपका खान पान कैसा है, कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको और 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा टाइम एंड प्रोडक्टिविटी को मैनेज करने के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद। अगर आप अपना मोटिवेशन लेवल मेंटेन नहीं रख पाते हो, अगर आप अपना फ्लो मेंटेन नहीं रख पाते हो, अगर आप टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हो, अगर आप रूल ऑफ स्लाइस नहीं जानते हो, अगर आप किसी काम को हाथ लगाते हो और उसको पूरा नहीं कर पाते हो, तो मैं आपको बता दूं इसका मतलब यह है कि आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से आपका मन चाहा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो चलिए आइए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं 6 पॉइंट्स को। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में लगभग 15 पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, और उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक अपना टाइम मैनेज करना स्टार्ट कर दिया है। और बचे हुए 6 पॉइंट्स आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। पूरी वीडियो को लास्ट तक अटेंड कीजिए। चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 4, पॉइंट नंबर 16। मैं 16 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी 15 पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। मेंटेन योर मोटिवेशन एट द टाइम ऑफ वर्क। अपने मोटिवेशन लेवल को आपको क्या करना, मेंटेन रखना है काम को शुरू करने से पहले और काम को करते समय। क्योंकि देखिए, जब आप काम करते हो तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं और उन चैलेंजेस की वजह से आप काम नहीं कर पाते हो, जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है और आप फिर काम को टाल मटोल करने लग जाते हो। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है तो काम को आप छोड़ देते हो, क्विट कर देते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपना मोटिवेशन लेवल मेंटेन रखना है। आपको अपना मोटिवेशन लेवल मेंटेन करने के लिए आपको ऑप्टिमिस्ट बनना पड़ेगा। ऑप्टिमिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके कुछ अलग तरह के बिहेवियर होते हैं। एक ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होता है मैं आपको बताता हूं कुछ पॉइंट्स में। ऑप्टिमिस्ट पर्सन हमेशा अच्छाइयों को ढूंढता है, चाहे कोई व्यक्ति हो उसके अंदर या फिर एनवायरनमेंट के अंदर। ऑप्टिमिस्ट पर्सन को आप कैसे भी एनवायरनमेंट दे दे या कैसे भी व्यक्ति के साथ आप उनको बैठा दे तो वो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ निकाल कर आपको दिखा देगा। ये ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति का सबसे खास बात होती है। दूसरा, जो ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति होता है वो लर्न करता है टफ टाइम से। मतलब कोई काम कर रहा है, वो काम वो नहीं कर पा रहा है तो वो सीखेगा, वो जानने की कोशिश करेगा, वो सीखने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसा कौन सा रीज़न है जिस वजह से मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ। वो इस बात को मानते हैं कि जो टफ टाइम होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है और इस टफ टाइम से हम लड़ सकते हैं। ऑप्टिमिस्ट पर्सन जो होता है वो हमेशा अपने गोल, अपने लक्ष्य के बारे में बातें करता है। हर किसी से, वो जिससे भी मिलेगा अपने गोल के बारे में बात करेगा और अपने गोल के बारे में वो सोचेगा। मतलब जो ऑप्टिमिस्ट पर्सन होते हैं वो हमेशा अपने गोल के बारे में अच्छा ही सोचते हैं और किस तरीके से अपने गोल को हासिल करेंगे उस बारे में सोचते हैं। वो पास्ट की बातों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। फ्यूचर में गोल को कैसे हासिल करेंगे, फ्यूचर में वो अपने ख्वाब को कैसे पूरा करेंगे, इसके बारे में सोचता रहता है। ठीक है। ऑप्टिमिस्ट पर्सन हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो कभी भी किसी पर ब्लेम नहीं करता है। अगर वो फेल हो गया तो भाई आई एम द फेल जस्ट बिकॉज ऑफ माइन, मैं अपने कारण फेल हूं, आपकी वजह से मैं फेल हूं, ऐसा कभी भी कोई ऑप्टिमिस्ट पर्सन नहीं बोलेगा। ऑप्टिमिस्ट पर्सन हमेशा फेल होने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। अगर वो कोई काम करेगा, काम पूरा नहीं कर पाएगा तो स्वीकार करेगा कि मेरी गलती की वजह से इस काम को मैं पूरा नहीं कर पाया, मुझे मौका दीजिए फिर से एक बार करने का। ये ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति का बिहेवियर है जो मैंने आपको बताया। ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति खुद से मोहब्बत करता है, खुद की रिस्पेक्ट करता है, आई कैन डू वाला एटीट्यूड होता है। ऑप्टिमिस्ट पर्सन कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, वो हमेशा तैयार रहेगा करने के लिए। वो ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, सीखेगा और आगे बढ़ेगा और एक ना एक दिन
वो अपने रिजल्ट को पाकर रहेगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी काम को कर रहे हो और काम को करने में रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है सही तरीके से, तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपको अपना मोटिवेशन लेवल मेंटेन रखना है और ऑप्टिमिस्ट बनना है। मैंने जो आपको ऑप्टिमिस्ट बनने के तरीके बताए, आप एक बार 2 बार इस वीडियो को जरूर अटेंड कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब समझिए पॉइंट नंबर 17, अवॉइड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज अननेसेसरली। मतलब टेक्नोलॉजी के यूज को आप बिल्कुल भी मत कीजिए जब आपको जरूरत ना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिए और फॉलो करना है इसको आपको। देखिए, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें से ज्यादातर टेक्नोलॉजीज को यूज नहीं करते हैं, या फिर यूज करते भी है तो बहुत कम यूज करते हैं। मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा। वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। दुनिया में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वॉरेन बफेट को फॉलो करते हैं। तो वॉरेन बफेट के पास में आज भी स्मार्टफोन नहीं है, वो एक फ्लिप वाला फ़ोन है, ठीक है, छोटा सा फ़ोन है, फ्लिप वाला, बस कॉल सुनता है और रख देता है। क्यों नहीं टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं? आपने नाम सुना है रिचर्ड ब्रांसन, जो कि वर्जिन एयरलाइन के संस्थापक हैं, मालिक हैं। इनके पास में स्मार्टफोन तक नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं है? ये तो मोबाइल की कंपनी खरीद सकती है, इतनी बड़ी हस्ती है, स्मार्टफोन नहीं रखते। क्यों? उनको पता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हमको कितना करना है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैं आपको कितना बताऊं। मैंने आपको 2 नाम एग्जांपल्स के रूप में बता दिए यहाँ पर कि ये लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं, कम से कम करते हैं, सिर्फ काम के वक्त करते हैं। अब जरा आप सोचिए, आप खुद से पूछिए, सुबह उठते साथ आप सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आपकी आंखें ऐसे से करते हो और सबसे पहले आप अपना मोबाइल ढूंढते हो। उसके बाद मोबाइल में देखते हो कि किसी का व्हाट्सएप मैसेज आया या नहीं आया, मेल चेक करते हो कि मेल आया या नहीं आया, किसी का मैसेज आया या नहीं आया, अच्छा मिस कॉल किसी की है या नहीं है। मतलब मोबाइल के या फिर टेक्नोलॉजी के क्या हो गए, लगभग गुलाम हो चुके हैं। अब कुछ लोग मोबाइल को यूज़ नहीं करता तो सुबह उठते साथ सबसे पहले कंप्यूटर खोलेगा, मेल देखेगा, अपना फेसबुक देखेगा, अपना इंस्टाग्राम देखेगा। मतलब क्या मतलब होता है इस बात का? अब आप जरा सोचते हैं, इन जो डिवाइसेस के जो स्क्रीन से जो रेडिएशंस निकलते हैं उसका हमारे आइज़ पे और हमारे माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ आप केवल उतना करें जितना आपको ज़रूरत है, अदरवाइज आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कम से कम करें। देखिए, टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार हुआ है, जो इनोवेशन हुआ, वो किस लिए हुआ है? हमारे टाइम और एफर्ट को बचाने के लिए। लेकिन हो क्या रहा उल्टा? हम अपने टाइम और एफर्ट को बचाने की जगह पे टेक्नोलॉजी की हैबिचुअल हो जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी अब हमें कंट्रोल कर रही है, ना कि हम टेक्नोलॉजी को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर पा रहे हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज़ सोच समझ के करना है। आपको मैं यहाँ पर कुछ टिप्स दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है और इसको यूज़ करना है। मॉर्निंग में डे प्लान करने से पहले तक मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इनका यूज़ आप ना करें। डे प्लान करने से पहले तक सुबह उठिए, पार्क जाइए, आप पूजा पाठ कीजिए, आप वर्शिप कीजिए, आप मतलब जिस भी रिलीजन से हो आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ कीजिए, आप चले जाइए, पार्क चले जाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए, अपना हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कीजिए। उसके बाद अपना टू डू लिस्ट आप बनाइए। टू डू लिस्ट बनाने के बाद ही आप अपना मोबाइल वगैरह जो है उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। उसके बाद रात को जब आप घर पहुंचो तो घर पहुंचो सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल को साइड में डाल दो, टीवी वगैरह को साइड में डाल दो, फैमिली के साथ बातचीत करो, गप्पे सप्पे मारो। इससे क्या होगा, मन आपका फ्रेश होगा। आप देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, परिवार के सारे लोग इकट्ठे होकर बातचीत करते थे। आज की डेट में क्या होता है, जब आप घर पर एंटर करते हो तो सारे लोग क्या है, गर्दन झुका के क्या करते हैं, सारे लोग गर्दन झुका कर अपने मोबाइल में टिप टाप करते रहते हैं और अपने आंखों को और दिमाग को खराब करते रहते हैं। तो आप सोचिए कि आपके घर पे क्या होने लगेगा, कल्चर बनने लगेगा। तीसरा काम आपको क्या करना है, हफ्ते में 1 दिन आपको बिना टेक्नोलॉजी का रहना है। हफ्ते में 1 दिन नो टेक्नोलॉजी, ओके। हफ्ते में 1 दिन आपको बिना टेक्नोलॉजी का रहना। अपने फैमिली के साथ बातचीत कीजिए, खेलिए, बाहर जाइए, पार्क में जाइए, घूमने के लिए कोई प्लेस में चले जाइए, लेकिन टेक्नोलॉजी से दूर रहिए। मोबाइल को स्विच ऑफ रख दीजिए। देखिए, आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी। देखिए, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी तो है, लेकिन उतनी इन्फॉर्मेशन जितनी इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपके माइंड में चला जाएगा तो आप डिसीजन लेने लायक ही नहीं रहोगे। इस टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया में क्या हो रहा है, इस आईटी की दुनिया में क्या हो रहा है कि लोगों के पास में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको टेक्नोलॉजी का उतना ही यूज़ करना है जितने आपके काम का है, अदरवाइज आपको टेक्नोलॉजीज़ को अवॉइड करना है। कई बार आपके माइंड में ख्याल आता होगा कि न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूँ कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हाँ कोई न्यूज़ सच में इंपॉर्टेंट है
तो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपके कानों तक बात पहुंच जाएगी, अदरवाइज कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बिना टेक्नोलॉजी का 1 हफ्ते रह लीजिएगा तो दुनिया अपनी जगह पे रहेगी, दुनिया को कोई नुकसान नहीं होने वाला है और आपको फायदा जरूर होगा। इसलिए आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कम से कम कीजिए और अपने दिमाग और अपने हेल्थ को आप स्वस्थ रखिए। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि सुबह उठकर आप सबसे पहले क्या करते हो, मोबाइल देखते हो या नहीं देखते हो? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। अब समझिए पॉइंट नंबर 18, अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो। मतलब बड़े टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो और छोटे छोटे टुकड़ों से अपने काम को करना स्टार्ट करो। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आगे आप काम करने के लिए प्रेरित होगे और ज्यादा काम आप कर पाओगे। ठीक है, अब समझिए पॉइंट नंबर 19 में क्या है, अपने टाइम को लार्ज कालखंडों में डिवाइड करो। मतलब लार्ज चंक आप कह सकते हैं उसको। जैसे आप सुबह से लेके शाम तक जो भी काम करते हो तो उसको आपको कई खंड बनाने पड़ेंगे। खंड का मतलब क्या है, स्लॉट बनाने पड़ेंगे आपको। 30 मिनट्स, 1 आवर और 1 आवर एंड 30 मिनट्स, मतलब आधा घंटा, 1 घंटा और 1.5 घंटा आपको अपना टाइम का स्लॉट बनाना पड़ेगा। आप मान लीजिए 3 काम करते हो तो भाई काम ए, वर्क ए को आप आधा घंटा दोगे, वर्क बी को आप 1 घंटा दोगे, वर्क सी को आप क्या करोगे, 1.5 घंटा दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप रिवर्स भी कर सकते हो। वर्क ए को आप 1.5 घंटा, वर्क बी को आप 1 घंटा, वर्क सी को आप आधा घंटा दोगे। ठीक है, और आप अपने टाइमिंग के साथ इसको जोड़ सकते हो, अटैच कर सकते हो कि भाई मैं 10 से लेके 11 बजे तक सेल्स के लिए कॉल करूंगा, 11 से 12 मैं डेटा देखूंगा, उसके बाद 12 से 1 मैं कोई और काम करूंगा। इस तरीके से आप अपने टाइम को कालखंडों में बांट सकते हैं ताकि आपका एक एक मिनट यूज हो सके और आप इसको रेटिंग दे सको। मतलब आपने जैसे कि भाई 10 से 11 मेरे को ये वाला काम करना है, मान ले वर्क ए करना है, 10 से 11 आपने सेट कर लिया, एक कालखंड बना लिया आपने, अपने टाइम का एक स्लॉट बना लिया कि भाई 10 से 11 में कोई काम करना है। तो आपने जब काम किया तो आपने देखा क्या उस काम को अपने ढंग से किया, कितना रिजल्ट आया, आपने यहाँ पर भी चेक किया। ठीक है, रिजल्ट कितना आया, आप कौन सा काम कर रहे हो, क्या ये जो काम है ये ए कैटेगरी का काम है, क्या ये 20% वाला काम है, क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, यहाँ से आप चेक करने लग जाओगे। ठीक है, चेक करने लग जाओगे और फिर यहाँ पर आप इसको रेटिंग दे सकते हो, हाँ यार 1 घंटा मेरा सही ढंग से यूज हुआ। ठीक है, क्या करना आपको, अपने टाइम को स्लॉट्स में आपको बांटना है, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट। आप टाइम प्लानर का यूज कर सकते हैं, चाहे वो डिजिटल हो या फिर फिजिकल हो। आप पेन पेपर का यूज करके अपने टाइम को प्लान कर सकते हो या फिर आप गूगल कैलेंडर का यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप अपने टाइम को ब्लॉक कर सकते हो। मैं भी अपने टाइम प्लानर इस तरीके से यूज करता हूँ। ये मेरा फॉर्मेट है, सबसे पहले मैं डेट लिखता हूँ, फिर मैं सीरियल नंबर लिखता हूँ, फिर मैं नेम लिखता हूँ, मैं कौन सा काम करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं टाइम लिखता हूँ कि मैं किस समय से किस समय तक कौन सा काम करूंगा, मतलब ये स्लॉट में लिखता हूँ। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं मार्क करता हूँ, टिक लगाता हूँ, या तो किया हूँ तो यस, नहीं किया हूँ तो कट लगाता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अपने काम को मार्क्स देता हूँ कि भाई मेरे को 10 में से कितने मार्क्स देने चाहिए अपने काम को। ठीक है, और मैं एक रीजंस कॉलम बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ कि अगर मैंने काम किया तो मैं किस वजह से कर पाया, मैंने कौन सा टेक्निक यूज की, और अब मैं अगर काम नहीं किया, मन चाहा मेरे को रिजल्ट नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, मैं ऑब्स्टेकल्स को हाथ के हाथ लिखता हूं। आप चाहे तो इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट लेकर अपने रजिस्टर में इसको मेंटेन कर सकते हैं और अपने टाइम को आप प्लान कर सकते हैं। देखिए, टाइम को प्लान करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक एक मिनट हमारा बहुत कीमती है। अगर टाइम का कदर आपको नहीं है तो आप उस इंसान से जाके पूछिए जिसे पता चलता है यार 1 मिनट पहले जो है ट्रेन चली गई थी, जिसे पता चलता है यार 1 मिनट अगर मैं पीछे हो जाता तो कार मुझे धक्का नहीं मारती। आप जाके उससे पूछिए कि टाइम का इंपॉर्टेंस कितना होता है उस 1 मिनट में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ एक एक मिनट मिलके क्या बनता है 1 घंटा, और एक एक घंटा मिलके क्या बनता है 1 दिन, और एक एक दिन मिलके क्या बनता है साल। तो देखिए, एक एक मिनट जुड़ जुड़ के क्या होता है हमारी जिंदगी बनती है। इसलिए एक एक मिनट का हम लोगों को ख्याल रखना और हिसाब किताब रखना है। ठीक है, अब समझिए पॉइंट नंबर 20 में क्या है, मेंटेन योर फ्लो। मतलब आपको अपना फ्लो मेंटेन रखना है। फ्लो मेंटेन रखने का मतलब क्या होता है कि देखिए, काम जब आप स्टार्ट करने जाते हो तो आपका मन करता है चलिए यार बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा मन करे तो एक लाइन रट लो, एक लाइन रट लो, अभी करो, इस लाइन को रट लो, अभी करो, अभी करो, अभी करो। जब आपका मन किसी काम को करने से टाले, मतलब मन कहे कि यार चलना बाद में कर लेंगे, यार चले एक सुट्टा लगा ले उसके बाद कर लेंगे, तो अपने मन को क्या करना है, आपको समझाना है। कैसे समझाओगे आप कि अभी करो, अभी करो, अभी करो। मैं तो कह रहा हूँ इसका ना प्रिंट आउट निकाल के अपने ऑफिस में घर पर लगा लो, अभी करो, अभी करो, अभी करो, अभी करो। तो जब आप खुद को बोलने लगोगे ना तो सच में आप काम स्टार्ट कर दोगे। और जैसे आपने काम स्टार्ट किया, थोड़ा टाइम आपने काम किया और आप उठ गए, अब वापस बैठने के लिए आपको क्या करना है, दूसरा लाइन आपको याद रखना है।
दोबारा काम पर, दोबारा काम पर बैठो, दोबारा काम पर बैठो, दोबारा काम पर बैठो, दोबारा काम पर बैठो। मतलब काम स्टार्ट करने से पहले अभी कर दो, अभी कर दो, अभी कर दो। और काम जब स्टार्ट कर देते हो और उसके बाद जब उठते हो तो दोबारा जब मन ना करे बैठने का तो क्या बोलना है, दोबारा काम पर, दोबारा काम पर, दोबारा काम पर। आप देखोगे आपका फ्लो जो है मेंटेन रहेगा। ठीक है, पहला लाइन, अभी इसे कर दो, अभी इसे कर दो, अभी इसे कर दो, मतलब काम शुरू करने से पहले। और जब काम शुरू कर दो और उठने का मन करे और अगर आप उठ भी जाओ तो क्या बोलना है आपको वापस, दोबारा काम पर, दोबारा काम पर, दोबारा काम पर। ये लाइन को लिख लीजिए और प्रिंट निकाल के अपने ऑफिस में लगा लीजिएगा। ठीक है, अब समझिए पॉइंट नंबर 21। किसी भी काम को स्टार्ट करो तो पूरा होने तक काम पर टिके रहो। मतलब आप एक बार ऑफिस में बैठ गए, एक बार टेबल पर आप बैठ गए तो काम खत्म होने से पहले आपको नहीं उठना है। क्योंकि अगर आप काम खत्म होने से पहले आप उठते हो तो पता है वापस उस काम में कंसंट्रेशन बनाने में आपको 5 टाइम्स ज्यादा एफर्ट लगता है। क्योंकि आपको वापस उन सभी चीजों को फिर से देखना पड़ता है। और फिर क्या होता है, आप जब काम स्टार्ट करते हो तो आपको, मैंने क्या बोला, डबल टाइम नहीं, 5 टाइम्स ज्यादा टाइम आपको लगाना पड़ता है। इसलिए किसी भी काम में आप हाथ लगाओ तो काम को पूरा करके उठो, बीच में नहीं उठना है। ठीक है, बीच में नहीं उठना है। जो काम आपको करना पहले कर लो। टॉयलेट जाना तो पहले चले जाओ, बीड़ी पीना तो पहले चले जाओ, जो मर्जी करना है। ऐसे बीड़ी पीना गलत है। हैबिट बिल्डिंग सीरीज में मैंने बताया कि कैसे बीड़ी की आदत आपको छुटाना है, अटेंड कर सकते हैं आप। बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने वो सीरीज आपके लिए तैयार की है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, आप हैबिट बिल्डिंग सीरीज को जरूर अटेंड कीजिए। ठीक है, तो मेरे कहने का यह मतलब है, काम करने से पहले जो करना है कर लो। टॉयलेट जाना है, गप्पे मारना है, कॉफी पीना है, पानी पीना, जो करना है आप कर लो। लेकिन काम में एक बार जब बैठो ना तो पूरा काम करके आपको उठना है। आई होप कि टाइम मैनेजमेंट के ये 21 स्टेप्स आपको जरूर समझ में आए होंगे। अगर इसके बावजूद भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। रियली ये 21 स्टेप्स को अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आप टाइम को सही तरीके से यूज कर पाओगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर ज्यादा बेहतर रिजल्ट आप हासिल कर सकते हो। अगर और डिटेल में चीजों को समझनी है तो मैं आपको यही रेकमेंडेशन करूंगा कि आप ईट दैट फ्रॉग बुक जरूर पढ़िए, क्योंकि चीजें और डिटेल में वहां डिस्क्राइब की गई है। देखिए, मैंने 4 वीडियोस में जितनी बातें कवर करनी थी मैंने कर दी। ईट दैट फ्रॉग बुक का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप इस बुक को जरूर पढ़िए क्योंकि बहुत प्यारी किताब है। और इन 4 वीडियोस को घुमा घुमा कर आप देखिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए, और किसी टॉपिक में अगर आप सीरीज चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपके लिए मैं सीरीज जरूर बनाऊंगा। आपको हमारी वीडियोस से अगर कोई फायदा हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में हमारी वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।